Hello everyone, welcome to my channel Learning with Concepts by PS. So I am Pragya before you going to discuss about chapter 2 of NCERT Science class 9, that is matter around us pure part 2. Today we are going to discuss in detail about mixtures and its various types with all the example and with all the concepts to the very base. So let's start. तो दोस्तों अपन समझते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं। अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था पार्ट 1, इसी चैप्टर के पार्ट 1 में अपन ने प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में डिफरेंस पढ़ा था। वी नो इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम मिक्सचर्स बोलते हैं। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स दे आर दी व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स, जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आपस में फिजिकली मिक्स कर देते हैं। कैसे मिक्स करते हैं? फिजिकली मिक्स कर देते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो मिक्सचर कहलाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स है हमारे पास, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, रेड, डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं। इस डिफरेंट बॉल ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दे रिप्रेजेंट दी डिफरेंट कंपोनेंट्स। अगर ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो इनकी स्टेट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो सकती है, यानी ये डिफरेंट स्टेट्स में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, तीनों में से किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। और इनकी लगभग इनका साइज, शेप सभी कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो सकती है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स जब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो सकती है, तो जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स को जब हमने एक साथ मिक्स किया, आप देख रहे हो जब ये एक साथ मिक्स हैं तो यहाँ इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह की जो फिजिकल मिक्सिंग होती है कंपोनेंट्स की, उनको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। इन कंपोनेंट्स को हम किसी भी फिजिकल या किसी भी इजी फिजिकल प्रोसेस से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ मिक्सचर से हमने क्या किया है? ऑरेंज, ग्रीन, रेड एंड येलो डिफरेंट कलर्स के जो बॉल्स थे, जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको हमने सेपरेट आउट कर दिया है। तो सेपरेट करने से हमको 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल गए हैं। यानी कि मिक्सचर से हम एक चीज़ और समझते हैं कि मिक्सचर में आप ये देख रहे हो कि जब ये चारों बॉल्स को एक साथ मिक्स किया गया तो क्या इनका कलर या इनकी वैरायटी या इनके साइज या शेप में किसी भी तरह का कोई भी चेंज आया? नो। तो हम ये समझते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स जब मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद वो अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को लॉस नहीं करते, दे अटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। ओके, अंडरस्टूड। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि मिक्सचर को हम किसी भी फिजिकल मेथड से मिक्स कर सकते हैं। इन मिक्सचर को मिक्स करने के लिए कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। मिक्सचर को मिक्स करने के लिए कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। तो इज दिस अंडरस्टूड टू यू? सो चलिए अब हम स्टडी करते हैं मिक्सचर के बारे में। तो mixtures are made up of 2 or more substances that are not chemically combined with each other. So underline these words, not chemically combined. Chemically combined नहीं होते but they are combined physically. तो हम मिक्सचर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट आउट कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या शो करती है? ईच कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को अपने साथ रखते हैं। मिक्स होने के बाद उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स कैन बी ईजली डन। ईजली डन यानी यहाँ पर किसी केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हम इन कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस एज कंपेरिजन टू केमिकल प्रोसेस ईजी होते हैं। ठीक है। थर्ड हमारा, द प्रपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इज वेरिएबल। अच्छा, इस केमिकल प्रोसेस में हमारे क्या क्या आते हैं? जैसे ब्लेंडिंग हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, हैंड पिकिंग हो गया, है ना। ये सारे जो मेथड्स होते हैं, इवापोरेशन हो गया, ये सारे जो मेथड्स होते हैं वो हमारे फिजिकल प्रोसेस होते हैं। ओके, जो सिंपल होते हैं। केमिकल प्रोसेस में हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करके बॉन्ड के अंदर के जो बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड, उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं।
ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास H2O है तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है और दो हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो वो दो हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है वो ज़्यादा होती है और इसको हम केमिकल कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो मिक्सचर्स के केस में ऐसा कोई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि वो केवल फिजिकली ऐड होते हैं, ना कि केमिकली ऐड होते हैं। H2O एक किसका एग्जाम्पल है? कंपाउंड का, ना कि मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ओके, सो देखते हैं अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी, द प्रपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट इज वेरिएबल। यहाँ प्रपोर्शन क्या होता है? सभी कंपोनेंट का जो रेशियो होता है, प्रपोर्शन वर्ड से हम समझते हैं उनका रेशियो, उनका अनुपात। तो हर एक कंपोनेंट का जो अनुपात होता है वो डिफरेंट होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे डिपेंड करता है और उस प्रोसेस पे डिपेंड करता है जिससे हमने उसको ऑब्टेन किया। केमिकल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है कंपाउंड के केस में, क्योंकि वो फिक्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस के केस में जो भी हमने एग्जांपल्स देखे थे वहाँ फिक्स होता है, बट मिक्सचर्स के केस में जो कंपोनेंट्स होता है वो फिक्स नहीं होता। अगर एक एग्जांपल ले लें मिल्क का, तो मिल्क भी इवन काऊ के मिल्क, बुफेलो के मिल्क, गोट के मिल्क, कैमल के मिल्क, डिफरेंट तरह के मिल्क में उनका जो भी मिल्क जिस कंपोनेंट से मिलकर बनता है उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशियो है वो सोर्स टू सोर्स वेरी करता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और इवन अगर किसी प्रोसेस से, इवन आप अगर अपने ही घर में एक लेमन जूस प्रिपेयर कर रहे हो, लेमन जूस अगर आपने सुबह बनाया है और शाम को बनाया तो सुबह वाले लेमन जूस का शाम वाले लेमन जूस से थोड़ा सा टेस्ट वेरी करता है, तो वो कभी भी एक जैसा नहीं हो पाता है ना, वेरी करता है। ओके, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, सोर्स टू सोर्स, ओके, एंड प्रोसेस टू प्रोसेस, तो मिक्सचर का अनुपात वेरी करता है। ओके, तो हम नेक्स्ट में आते हैं। मिक्सचर की फोर्थ प्रॉपर्टी होती है देयर इज नो केमिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू और मोर सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड बट दे स्टिल एग्जिस्ट टुगेदर। मतलब मिक्सचर में किसी भी प्रकार का केमिकल फोर्स एक्ट नहीं करता है उनको बाइंड करने में, उनके कंपोनेंट्स किसी भी केमिकल फोर्स से बाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, बट उसके बावजूद बिना किसी केमिकल फोर्स के वो टुगेदर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई ना कोई फिजिकल फोर्स रहता है। फिजिकल फोर्स को एडहेसिव फोर्स हो सकता है, कोहेसिव फोर्स हो सकता है, और भी डिफरेंट तरह के फोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि जब शुगर वाटर में मिक्स होती है तो वहाँ जो फोर्स लगता है वो एडहेसिव फोर्स होता है, और वहाँ एक और फोर्स होता है कि जो शुगर होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है। वो क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में। तो उस तरह की मिक्सिंग होती है। यहाँ पर एक चीज़ और, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। हम ये बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट हो जाएगा। ओके, ओवरऑल प्रोडक्ट का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। वो डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। कभी कभी हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिला के किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं और कभी कभी हम घटा भी सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर देयर इज़ नो चेंज इन एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी क्यों? क्योंकि हमने कोई आउटपुट, जब कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया है तो ना हमने कोई इनपुट दी, क्योंकि हमने पढ़ा था सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाने पे कभी कभी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ती है या घटती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज़्यादा होता है। यहाँ हमने डिफरेंट तरह के सब्सटेंस को आपस में इन्वॉल्व किया है। यहाँ पर हम किसी भी तरह का फेस चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं किसी भी प्रकार की एनर्जी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस कंबाइन टू फॉर्म मिक्सचर्स। जब हम मिक्सिंग करते हैं तो किसी भी स्टेट को किसी भी स्टेट से मिक्स कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड से, लिक्विड को गैस से, है ना, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, मतलब अलग अलग तरह के फेसेस को हम किसी भी प्रकार से मिक्सिंग कर सकते हैं। तो ये रही हमारी मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ या उनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम जानेंगे मिक्सचर्स के कुछ एग्जाम्पल्स, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ को जानते हुए अब हम मिक्सचर्स को डिफरेंट तरीके से जानते हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मीन्स इज द डायरेक्ट ऑयल जो आपको समुद्रों में ड्रिलिंग करने के बाद जो हमारे पास
रॉ ऑयल रहता है, मतलब कच्चा तेल रहता है, वो एक्चुअली उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो जो क्रूड ऑयल होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। आपने देखा होगा प्रोसेस में, आपने कभी पढ़ा होगा कुछ लोअर क्लासेस में, और इवन आप अभी की क्लासेस में भी पढ़ोगे प्रोसेस में, कि जब हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्रूड ऑयल को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि जब क्रूड ऑयल मिलता है तो उससे हम वैक्स ऑब्टेन करते हैं, उससे हम कोल ऑब्टेन करते हैं, उससे केरोसिन ऑयल ऑब्टेन करते हैं, उससे पेट्रोल ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम क्रूड ऑयल से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दीज आर मेनली all the components which we obtain from crude oil are belong to the group हाइड्रोकार्बन, क्योंकि वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। एक हमारा एग्जाम्पल है मिक्सचर का सी वाटर। सी वाटर क्या है, इसमें सॉल्ट होता है और वाटर होता है। सॉल्ट भी सी वाटर में सिर्फ किसी एक प्रकार की सॉल्ट नहीं बल्कि कई डिफरेंट प्रकार की जो सॉल्ट्स होती है उनका मिक्सचर होता है। तो इस सी वाटर एज अगेन इज अ मिक्सचर जो कि हम किसी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट, इवन इवापोरेशन मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। एयर क्या होती है, एयर अगेन इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। जैसे एयर में हमको कौन कौन सी गैसेस मिलती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गॉन, नियॉन एसेट्रा, है ना। ऐसी कई तरह की गैसेस हमको हमारे आसपास की एयर में मिलती है। सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होता है वो नाइट्रोजन का होता है, अप्रॉक्स 98% होता है। 78%। फिर ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, आर्गॉन, नियॉन, ये सभी तरह की गैसेस होती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, है ना। इंक अगर लेते हैं तो इंक किसी एक तरह की डाई नहीं बल्कि कई तरह की मिक्स्ड कलर्ड डाइज होती हैं जिनको अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो इंक में वो हो जाती हैं। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल इज गन पाउडर। गन पाउडर में क्या क्या चीज़ें मिली होती है, जो आपकी गन की जो गोलियां होती हैं वो किससे मिलकर बनती है, जो सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रेट, कार्बन, इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए तो गन पाउडर का फॉर्मेशन होता है। इन सबको हम फिजिकली किसी, जैसे अगर हम उसको आपस में ज़्यादा प्रेशर दे के और फिर उसके बाद बाइंडिंग करते हैं तो उस तरह हम कोई भी फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करके उनको मिक्स करते हैं, और किसी फिजिकल प्रोसेस से हम उनको डिफ्रेंशिएट या सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स ईजिली सेपरेट आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, क्या है हमारे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अगर हम कंपोजिशन के आधार पर देखें, कंपोजिशन मतलब उनके जो अंदर के तत्व हैं या कंपोनेंट हैं उनका क्या आपस में रेशियो है या क्या अनुपात है, इस बेसिस में हम मिक्सचर को दो टाइप्स में वो करते हैं, किस तरह का है वो, है ना, क्या काइंड का है। तो इसको हम दो ग्रुप में बांटते हैं। पहला है हमारा होमोजीनस और दूसरा है हेट्रोजीनस। होमो वर्ड से होमोजीनस, कहीं पर भी अगर आपको, चाहे वो बायो है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, अगर आपके पास होमो वर्ड आया है तो होमो वर्ड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, होमो वर्ड का मीनिंग होता है सेम, और हेटेरो वर्ड का मीनिंग होता है डिफरेंट। तो होमोजीनस मतलब कुछ तो ऐसी चीज है जो सेम है। तो मिक्सचर में होमोजीनस, ये तो अपन को पता है, कुछ चीज़ें तो फिक्स हैं क्योंकि मिक्सचर की बेसिक प्रॉपर्टी में अपन ने पढ़ा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, बिल्कुल, और उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता है। मतलब ये दोनों चीज़ें तो सेम नहीं है, रेशियो सेम नहीं है और ना ही उनके कंपोनेंट सेम है। तो क्या चीज़ें हमारी होमोजीनस हो सकती है, होमोजीनस में हम ये बोल सकते हैं कि उनका जो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल वो सेम हो सकता है मिक्सचर में, और नहीं भी हो सकता है। जो दो कंपोनेंट्स है, दो अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, उनका जो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वो अपने आप को कितने पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहे हैं, किसी एक तरह के सब्सटेंस ने अपने आप को कितने पार्टिकल में डिवाइड करके दूसरे पार्टिकल के साथ एडजस्टमेंट किया है, या वो बाइंडिंग वहाँ शो करी है, फिजिकल बाइंडिंग, वो चीज़ दिखाता है हमारा। तो वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो मिक्सचर दो तरह के। दूसरा क्या हो सकता है कि जब हम मिक्सिंग करते हैं तो मिक्सिंग करने के बाद कभी कभी जो हमारा स्टेट होता है वो चेंज सेम फॉर्म में रहता है। जैसे आप शुगर को वाटर में मिक्स करते हो तो आप कुछ मिक्सिंग करने के बाद उसको जब डिज़ोल्व कर देते हो कम्प्लीटली तो आपको एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। उस क्लियर सॉल्यूशन में शुगर का पार्टिकल नहीं
दिखता नहीं है, बट क्या वो चला जाता है कहीं? नहीं, वो जाता नहीं है, वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है और कहीं वाटर पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होते हैं उनके बीच में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, और हम ये कहते हैं कि शुगर पानी में घुल गया, यानी कि डिज़ोल्व हो गया, है ना। तो वो जो मिक्सचर होता है उस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनस बोल सकते हैं। एक दूसरे प्रकार का मिक्सचर लो, अगर आप चॉक को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको पानी में मिक्स करो तो क्या वो पानी में मिक्स होगा? नहीं होगा मिक्स। थोड़ी देर के लिए तो आपको पूरा पानी थोड़ा वाइट वाइट दिखने लगेगा, बट आप उसे कुछ टाइम के लिए रख देंगे टेबल में तो वो क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो चॉक पाउडर है उसके पार्टिकल्स पूरे वाटर पार्टिकल्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, पर शुगर के पार्टिकल्स अपने आप को उस पूरे सॉल्वेंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक है, तो होमो यानी सेम, तो यहाँ क्या चीज़ सेम है? क्योंकि यहाँ पर इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। और हेट्रोजीनस डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट के कंपोनेंट अनइवन या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। ठीक है, दोनों केसेस में कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स हैं, बट यहाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशन इवन है होमो के केस में, और हेट्रो के केस में वो अनइवन है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कुछ बॉल्स थी जो कि रेड कलर की है, ये रेड कलर की बॉल्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया? कुछ ब्लू कलर की बॉल को रैंडमली मिक्स कर दिया। अब हमें नहीं पता कि यहाँ कितनी ब्लू कलर की बॉल्स हैं, से 4, अभी हमें पता है 4 है, बट अगर आपको ऐसा बोला जाए कि आफ्टर क्लोजिंग योर आइज आप इसमें से किसी भी एक बॉल को पिक आउट करिए, इस मिक्सचर में से बॉल को बाहर निकालिए, तो क्या आप ये बता सकते हो कि वो जो बॉल रहेगी वो रेड निकलेगी कि ब्लू निकलेगी? नहीं, ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपको ये बात नहीं पता है कि इस पूरे सिस्टम में, ये जो मिक्सचर का पूरा सिस्टम है रेड और ब्लू बॉल का, उसमें ब्लू बॉल कहाँ जाकर उसने अपने आप को एडजस्ट किया है वो हमको नहीं पता है। ठीक है, इस वजह से इस तरह के मिक्सचर को, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि ब्लू बॉल कहाँ कहाँ हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं है। कहीं कहीं ब्लू बॉल जो होता है वो ज़्यादा है, समझ लो किसी एक पोजीशन में ब्लू बॉल ज़्यादा पाई जा रही है, बट किसी दूसरे कॉर्नर में अगर आप ये लोअर कॉर्नर देखें तो यहाँ पर 5 ब्लू बॉल है और रेड बॉल केवल 1 है। और अगर इस कॉर्नर को चेक करते हैं तो यहाँ 2 ब्लू बॉल है और 2 रेड बॉल है। तो यानी कि इस पूरे सिस्टम को अगर देखें तो रेड और ब्लू बॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। इसलिए इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनस बोलेंगे या हेट्रोजीनस? हेट्रोजीनस बोलेंगे। हम इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनस बोलेंगे। इसी में अगर हम अगेन एक सिस्टम तैयार करें और इसमें ब्लू बॉल्स पहले देते हैं और कुछ रेड बॉल, तो हमने क्या देखा कि इस पूरे सिस्टम में अगर हम एक कॉर्नर को देखें तो आप ये देख रहे हो कि इस कॉर्नर को पकड़ते हैं तो 4 बॉल के बीच में 1 रेड बॉल है, या इस तरह को ले ले तो भी 4 ब्लू बॉल में 1 रेड बॉल है। इधर देखें तो अगेन 4 ब्लू बॉल में 1 रेड बॉल है, और इधर देखते हैं तो अगेन 4 ब्लू बॉल में 1 रेड बॉल है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेड और ब्लू बॉल का, आपस में एक रेशियो बना के रखा है कि 4 के बीच में 1 रेड बॉल है ना। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम इवन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और इस तरह के मिक्सिंग को हम होमोजीनस मिक्सचर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ होमोजीनस
मिक्सचर। ये आप नोट्स के फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हो। शुगर मिक्सड विथ वाटर इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो शुगर है वो कम्प्लीटली वाटर के साथ यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स होके एक मिक्सचर का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम शुगर वाटर बोलते हैं या स्वीट वाटर भी बोल सकते हैं। होमोजीनस मिक्सचर कैन बी डिफाइंड एज द मिक्सचर विच पॉसेस द सेम प्रॉपर्टीज एंड कॉम्बिनेशन थ्रू आउट देयर मास। होमोजीनस का मतलब उनकी ओवरऑल ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ओवरऑल जब मिक्सिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, ओवरऑल जब हम मिक्सिंग करते हैं तो क्या होगा कि जो उस कंपोनेंट है, हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में कितने हमारे कंपोनेंट्स है, उन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो जाती हैं। क्योंकि शुगर जब वाटर में मिक्स हो जाता है तो शुगर अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट आपको लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है। तो उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम दिखने लगती हैं और उनका जो कॉम्बिनेशन है थ्रू आउट देयर मास, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सेम हो जाता है, इसलिए हम उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। उसके कुछ एग्जांपल है एलॉयज़ जैसे कि कुछ मेटल को जब आपस में मिक्स करते हो तो वो एलॉय फॉर्म करते हैं। सॉल्ट वाटर, फिर अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल को भी पानी में मिलाओ तो वो इवनली मिक्सअप होकर होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर के बाद अब हम देखेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? अ मिक्सचर ऑफ सैंड मिक्स्ड विथ सॉल्ट। अगर आप सैंड और सॉल्ट को आपस में मिक्स कर दो तो सैंड और सॉल्ट दोनों हैं तो सॉलिड स्टेट में, बट क्या दोनों मिक्स होने के बाद किसी एक प्रॉपर्टी को शो करती है? नहीं, उनकी अपनी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। कंपोनेंट्स की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है वो एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होती है। सॉल्ट वाइट कलर का दिखता है और जो सैंड है वो ब्राउन कलर की शो होती है ना। इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। आप उस हेट्रोजीनस मिक्सचर को अपने नेकेड आई से देख सकते हो। कभी कभी नेकेड आई से नहीं भी देखते तो भी हम माइक्रोस्कोप की मदद से उनको देख सकते हैं, उनके सेपरेट कंपोनेंट्स को। ओके, हेट्रोजीनस मिक्सचर इसलिए बोलते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पॉसेस करते हैं और उनके जो कंपोजिशन होता है इन वेरियस पार्ट, अलग अलग पार्ट में जब हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो वो भी डिफरेंट होता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल क्या है? एयर का कंपोजिशन आपने देखा होगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज, और भी जितनी गैसेस होती हैं, नियॉन वगैरह जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहती है, तो इस ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम नहीं होता है। कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहती है, अगर फैक्ट्री के आसपास वाली गैसेस को देखोगे तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और इवन सल्फर डाइऑक्साइड भी पाया जाएगा वहाँ की एयर में। बट अगर आप जहाँ पर ग्रीन प्लांट ज़्यादा अच्छा है, प्लांटेशन बहुत अच्छा है, हरियाली अच्छी है, जहाँ पे किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं है, तो वहाँ की एयर में आप देखोगे कि ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा दिख रहा है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड और वो होगा बट उनका कंटेंट कम होगा। नाइट्रोजन का गैस पोलर एरियाज़ में ज़्यादा होता है। तो इस तरह से एयर का भी जो वो होती कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहती है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर बोल सकते हैं। तो होमो और हेट्रो के बीच में डिफरेंस हमें क्लियर हुआ। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस एक्चुअली क्या होते हैं देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड, मतलब मिक्सचर को हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। वो कैसे मिक्सचर होते हैं? टू और मोर सब्सटेंस। अभी हमने पढ़ा टू और मोर सब्सटेंस को मिक्स करने में हमें क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है। तो हम वी कैन से सॉल्यूशन इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सो सॉल्यूशन इज एन अनदर वर्ड फॉर मिक्सचर। तो सॉल्यूशंस को सॉल्यूशंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पर्टिकुलर कुछ क्वालिटी होती है। क्या होता है? इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। वो दो तरह के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक तो होता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा होता है बेटा हमारा सॉल्वेंट। इन दो तरह के सॉल्वेंट को, और जनरली इसमें जो सॉल्यूट होता है वो उस कंपोनेंट को बोलते हैं जिसका जो अमाउंट होता है वो कम होता है।
ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों के अमाउंट में वेरिएशन होता है, मतलब एक की मात्रा ज़्यादा होती है और एक की कम होती है। जो ज़्यादा मात्रा वाला सब्सटेंस होता है उसको हम सॉल्वेंट ही बोलेंगे, और जो कम मात्रा वाला सब्सटेंस होगा उसके लिए हम सॉल्यूट वर्ड ही यूज़ करेंगे। एक वर्ड यहाँ पर सॉल्यूशन के केस में और होता है, सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। क्या होता है? सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए सॉल्यूट को हम अनदर टर्म में डिस्पर्स्ड पार्टिकल बोलते हैं, क्योंकि वो पूरे तरीके से डिस्पर्शन शो करते हैं। डिसॉल्व प्रोसेस के थ्रू वो डिस्पर्स हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सॉल्यूट को दूसरा टर्म क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड पार्टिकल। और सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन मीडियम, क्योंकि एक मीडियम चाहिए, जैसे मीडियम चाहिए ना, तो सॉल्यूट यानी डिस्पर्स पार्टिकल और सॉल्वेंट जो है वो डिस्पर्शन मीडियम, वो मीडियम की तरह एक्ट करता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल आके डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, ये समझ में आया आपको? तो सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, जिसमें जो सॉल्यूट होता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब उस पूरे सॉल्यूशन को हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर हमारा क्या बनता है? क्या बनता है हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर? सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, जो डिसॉल्व करता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो डिसॉल्व हो जाता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो जो होगा डिसॉल्व वो कम में होगा, और जो डिसॉल्व करेगा वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। सॉल्यूशंस के बारे में अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, या कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ को कहते हैं, तो अभी कॉन्सेंट्रेशन यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमने पढ़ा है सॉल्यूट डिसॉल्व होता है ना, तो कितना अमाउंट, कितनी मात्रा में सॉल्यूट डिसॉल्व है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, वो हमारा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कई अलग अलग यूनिट में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का बट फॉर्मूला क्या होगा, चाहे किसी भी यूनिट में हम उसको एक्सप्रेस करें, पर उसका फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कितना सॉल्यूट था और उसको सॉल्वेंट की मात्रा से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को भी हम 3 डिफरेंट टाइप्स में बांट सकते हैं उनके पार्टिकल्स के आधार पर, क्योंकि कहीं ना कहीं सॉल्यूशन 2 तरह के पार्टिकल्स है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस तरह के दिखते हैं उनकी साइज़ में, और वो किस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसके आधार पर हम सॉल्यूशन को 3 डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल, एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन। तो चलिए हम इसको पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ आपके पास सॉल्ट वाटर है, पहले हम सॉल्ट वाटर, और दूसरा केस है हमारे पास मड वाटर। इन दोनों को आपस में समझे क्या है। सॉल्ट वाटर आपको देखने में कैसा लग रहा है? क्लियर, क्लियर लग रहा है। और कैसा लग रहा है? सॉल्ट वाटर यानी इनमें 2 कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, एक तो सॉल्ट मिला हुआ है और दूसरा वाटर मिला हुआ है। 2 तरह के कंपोनेंट्स मिलके सॉल्ट वाटर बनाए। बट जब आप इसको देख रहे हो, तो देखने में क्या हमारे पास 2 कंपोनेंट विजिबल हैं? नहीं, मतलब जो हमारा इसमें सॉल्यूट पार्टिकल था वो पूरे तरीके से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुका है। इज इट क्लियर? बिल्कुल मान रहे हैं अपन ये बात कि वो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में पूरे तरीके से क्या हो चुका है? डिसॉल्व हो चुका है। डिसॉल्व होने की वजह से हमें सॉल्यूट पार्टिकल्स दिख ही नहीं रहे। तो क्या हम इन सॉल्यूट पार्टिकल्स को देख सकते हैं? नहीं, नॉट विथ अवर नेकेड आई। और कभी कभी हम इसको अपनी माइक्रोस्कोप की भी मदद से नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ का जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसका जो साइज है इट इज लेस देन 10 नैनोमीटर, लेस देन 10 nanometer. The solute particle is less than
10 नैनोमीटर। साइज जो है सॉलिड पार्टिकल्स का वो 10 नैनोमीटर से भी कम है। थर्ड क्वालिटी क्या देख रही है कि जब हम इससे किसी भी तरह की लाइट को ट्रांसफ़र करेंगे तो लाइट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ये जो हमारा मिक्सचर है या ये पूरा सॉल्यूशन है वो कैसा दिख रहा है? ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में पार्टिकल्स इतने बड़े हैं ही नहीं कि उस लाइट को हिंड्रेंस पैदा करे, रुकावट पैदा करे। इसलिए वो जो लाइट है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रैवल कर पा रही है। तीसरी चीज़ क्या है इसमें, आप क्या नोटिस कर रहे हो? स्टेबिलिटी नोटिस कर रहे हो। स्टेबिलिटी से हम ये समझते हैं कि यहाँ पर किसी भी एक भी सॉल्यूट पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं हुआ है, वो पूरे तरीके से अपने आप को सॉल्वेंट के साथ होल्ड करके रखा हुआ है, स्टेबल है। मिक्सचर यानी क्या होता है? ये मिक्सचर की बात चल रही, तो मतलब दो चीज़ों को जब आप मिक्स कर रहे हो और वो कुछ समय बाद भी अगर वो जो मिक्सिंग है वो एक दूसरे से सेपरेट आउट ना हो तो हम ये बोलेंगे कि मिक्सचर स्टेबल है। आपने दो चीज़ों को मिक्स करी और वो कुछ टाइम बाद अगर आप देखोगे वो मिक्सिंग सेपरेट आउट हो गई, तो क्या आपकी मिक्सिंग स्टेबल थी क्या? नहीं। वो मिक्सिंग को स्टेबल कब बोलोगे? जब वो आपस में सेपरेट आउट ना हो, जब तक कि आप एक्स्ट्रा कोई फिजिकल प्रोसेस उसमें ना लगाओ। तो इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है सॉल्ट वाटर वो कैसा है? स्टेबल नेचर का है। स्टेबल नेचर से हम ये समझते हैं कि वो कुछ टाइम के इन अ पीरियड ऑफ टाइम इट डज नॉट सेटल डाउन। ओके। और क्या चीज़ आपने इसमें वो कर रहे हो? होमोजीनस है। देखने में ये कैसा लग रहा है? होमोजीनस। क्लियर वर्ड से आप समझते हो होमोजीनस नेचर का है। होमोजीनस क्यों है ये? होमोजीनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि आप जब सॉल्ट वाटर को ड्रिंक करोगे तो ओवरऑल जो ग्लास में जितना भी सॉल्ट वाटर है उस पूरे का टेस्ट एक जैसा होगा। मतलब सॉल्ट वाटर ने अपने आप को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। फिर इसमें और कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप फिल्टर पेपर का यूज़ करके इसको सेपरेट आउट करना चाहो तो क्या आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हो फिल्टर पेपर की मदद से? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। या डिकेंटेशन प्रोसेस से? बिल्कुल नहीं। तो सॉल्ट वाटर को हम सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने इसमें सॉल्ट वाटर में देखी। तो इस सॉल्ट वाटर को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होके अपने आप को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर चुके हैं, कंप्लीटली डिज़ोल्व कर चुके हैं, इसलिए हम इसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। अनदर देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है मड वाटर। क्या दिख रहा है मड वाटर में? हमने थोड़ी सी मिट्टी ली, पानी में मिलाया, तो फर्स्ट केस में आप देखो पानी हमारा मटमैला सा दिख रहा है। कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद जब हम देखेंगे तो हमने देखा कि जो मिट्टी है हमारी वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती है। मिट्टी जो है वो हमारी नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती है और पानी जो था, जो सॉल्वेंट था हमारा, वो थोड़ा सा साफ अपीयर होता है पहले से कंपैरिजन टू फर्स्ट केस। जो सेकंड केस में हमारा पानी है वो क्या हो रहा है? थोड़ा क्लियर अपीयर हो रहा है ना। इस केस में क्या देखा आपने कि जो पार्टिकल्स थे, अगर आप ये देखेंगे दोनों का मिक्सचर, जब मड और वाटर दोनों को मिक्स किया तो आप इसको देखो काफ़ी कुछ पार्टिकल्स हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। मड के कुछ पार्टिकल्स को हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं क्योंकि इसका जो साइज़ है वो क्या होता है? 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, दैट कैन बी सीन विथ अवर नेकेड आई। दूसरी बात, इसमें हम अनस्टेबिलिटी देख रहे हैं। अनस्टेबिलिटी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, इस मिक्सचर को जब हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाता है, यानी मिक्सिंग जो हमने करी थी वो तो अब रही नहीं, वो तो गायब हो गई, वो अपने आप को सेपरेट आउट कर चुके हैं। भले वो अभी मिक्सिंग फॉर्म में हैं, दोनों एक साथ है, बट वो सेपरेट हो चुके हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो मिक्सचर है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? हेट्रोजीनस मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स थे वो अपने आप को इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, इवनली डिज़ोल्व नहीं हो पाए, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो मड के पार्टिकल्स थे वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाए।
इसलिए हम इसको ट्रू सॉल्यूशन ना कह के सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। सो मड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। थर्ड केस देखते हैं मिल्क का। इट इज़ अ ग्लास ऑफ मिल्क। अच्छा, मिल्क आपको देखने में कैसा लग रहा है? वाइट कलर का ओवरऑल एक जैसा मिक्सचर है, बिल्कुल ये वाइट कलर का है। वाइट कलर के होने के साथ साथ जब आप इसको फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट करोगे तो क्या ये होगा, फिल्टर हो जाएगा क्या मिल्क? अगर आप फिल्टर पेपर से मिल्क को फिल्टर करना चाहोगे तो आपको क्या कोई फिल्ट्रेट ऑब्टेन होगा? बिल्कुल नहीं। यानी कि इसको हम फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, मतलब इसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी हो गई? ये तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह हो गई। इसकी एक प्रॉपर्टी कि ये फिल्टर आउट नहीं किया जा सकता, ये प्रॉपर्टी इसकी ट्रू सॉल्यूशन से मिलती जुलती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो हमने देखा कि अगर मिल्क को हम 4 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं तो 4 घंटे बाद क्या मिल्क के कुछ पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होते हैं? वो अपने आप को सेपरेट आउट कर लेते हैं क्या? अनडिस्टर्ब्ड अगर मैंने छोड़ा है तो क्या वो अपने आप को सेपरेट आउट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मिल्क स्टेबल है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी भी किसके जैसे शो हो रही है? ट्रू सॉल्यूशन की तरह शो हो रही है। बट अगर हम देखें, क्या मिल्क के कंपोनेंट्स आपस में यूनिफॉर्म हैं? नहीं। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था कि जो मिल्क में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका कंटेंट स्टेबल नहीं होता है। और आप बहुत ही इजी मेथड से, सेंट्रिफिकेशन मेथड से या ब्लेंडिंग मेथड से मिक्स को सेपरेट आउट भी कर सकते हो। और मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं इनको आप अपनी नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हो, बट ये माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो ग्रेटर देन 10 नैनोमीटर होता है बट लेस देन 100 नैनोमीटर होता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन मिल्क को आप नेकेड आई, मिल्क के पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, पर जब आप इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखोगे तो मिल्क में बहुत रैंडम मूवमेंट शो होगा कुछ डिफरेंट पार्टिकल्स का। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं जो मिल्क है उसकी कुछ प्रॉपर्टी हमारी सॉल्ट वाटर की तरह है और कुछ प्रॉपर्टी हमारी मड वाटर से शो हो रही है। तो कह सकते हैं जो मिल्क is a form of solution which is intermediate between true solution and suspension। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कोलाइड। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। मिल्क के अलावा ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इंक, ब्लड, सोप सॉल्यूशन। इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। मड वाटर की तरह हमारा चॉक वाटर हो सकता है, और जो आप स्मूथी बनाते हो, आइसक्रीम की स्मूथी प्रिपेयर करते हो, ये सारी चीज़ें हमारे सस्पेंशन के एग्जाम्पल होते हैं। और सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, इस लेमन वाटर, इस तरह के जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अब आपको ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल के डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो देखिए, हम एक नज़र इनमें भी डालते हैं। ट्रू सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर। तो अपन ने दो तरह के मिक्सचर पढ़े थे, एक होमोजीनस और हेट्रो। तो होमो के केस में हम ट्रू सॉल्यूशंस को एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं। तो होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा है द पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि हम इसको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? अगर आप 1 मीटर को लेते हो तो 1 मीटर में 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर, क्योंकि मीटर हमारी एसआई यूनिट होती है। तो इस टर्म्स किसी भी यूनिट को हमको इस यूनिट में कन्वर्ट करते आना चाहिए। ठीक है,
जो कंपोनेंट्स होते हैं डू नॉट स्कैटर लाइट, ट्रू सॉल्यूशन में अगर हम लाइट पास करते हैं तो उसकी स्कैटरिंग शो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स वो इतने इवन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, पहले वो खुद को इतने ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, इतने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स में, मतलब 1 नैनोमीटर से भी छोटे। तो इतने छोटे पार्टिकल क्या किसी लाइट को स्कैटर कर सकते हैं क्या? किसी लाइट को हिंड्रेंस या रुकावट पैदा कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं वो लाइट की स्कैटरिंग शो नहीं, क्योंकि लाइट कब स्कैटर करता है? लाइट जब किसी पार्टिकल से टकराता है तब जाके वो अपने आप को डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर लेता है, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, वो डिफरेंट कलर में डिवाइड नहीं कर रहा है। और इस फिनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट देखते हैं, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, द सॉल्यूशन इज स्टेबल। स्टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ओवरऑल कितने भी पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप उसको देखो तो वो यूनिफॉर्म ही रहता है। और सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्यों? क्योंकि हम एक जगह से दूसरे फॉर्म में देख सकते हैं, लाइट ट्रांसफ़र हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, उससे हम पास आउट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ट्रू सॉल्यूशन की। अब हम देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर है, पार्टिकल्स 1000 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, 1000 भी बोल सकते हैं, इनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। दो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इट सस्पेंडेड फॉर्म स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अगर उसको सस्पेंडेड फॉर्म में अगर देखा जाए, जब मिक्सचर जस्ट प्रिपेयर होता है तो वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट शो करता है यानी वो अगर लाइट बीम को पास करो तो उस लाइट को वो क्या कर देगा? स्कैटरिंग कर देगा। इसको हम अनस्टेबल बोलते हैं क्योंकि कुछ टाइम बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑल पार्टिकल्स विल सेटल डाउन। तो वो मिक्सचर अब मिक्सचर नहीं रह जाता है बल्कि एक क्लियर सेपरेट आउट मिक्सचर शो होता है। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर। इसको हम फिल्ट्रेशन की मदद से, अगर आप फिल्टर पेपर का यूज़ करोगे तो ऊपर हमको फिल्ट्रेट ऑब्टेन होता है, ठीक है। एंड इट इज़ ओपेक। ओपेक यानी लाइट ट्रैवल नहीं होती, क्योंकि जब बीच में कुछ पार्टिकल्स होंगे तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे या वहीं पर उनकी क्या करवा देंगे? स्कैटरिंग करवा देंगे या उनका रिफ्रैक्शन करवा देंगे, है ना। तो इस तरह के फिनोमिना के कारण रिफ्लेक्शन हो जाता है तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट शो होता है। तो सस्पेंशन आर मोस्टली ओपेक। अगर वो ओपेक नहीं भी होते हैं तो वेरी 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 लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट कैन पास थ्रू दैट सॉल्यूशन। तो जनरली हम उनको ओपेक सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरी हम बोलते हैं कोलाइड। तो कोलाइड क्या होता है? इंटरमीडिएट। इट इज़ द इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होती है कोलाइड में। तो इस अगर नेचर वाइज देखा तो ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन वाले पार्ट में अपीयर होंगे, बट अपीयर्स टू बी होमोजीनस। दिखने में भले ही ये होमोजीनस देखे, बट अगर उसके कंपोजिशन या उसके पार्टिकल्स की स्टडी की जाए तो वो हेट्रोजीनियस नेचर शो करते हैं। जो पार्टिकल होते हैं वो 1 नैनोमीटर से 1000 या 100 नैनोमीटर के आसपास होते हैं। इनको हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। कंपोनेंट स्कैटर लाइट एंड शो टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही टिंडल इफेक्ट होती है। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बट फिल्टर पेपर की मदद से नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की मदद से। जैसे अगर आप मथानी से दूध को मथते हैं तो क्या होता है? दूध की जो मलाई है तो मक्खन अलग आ जाता है और छाछ अलग हो जाती है। तो मक्खन में हमारा फैट होता है और छाछ में हमारी प्रोटीन होती है। तो आपने उसको सेपरेट आउट कर लिया, उसके पार्टिकल्स को, है ना, उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स को, पार्टिकल्स को नहीं, कंपोनेंट्स को। द सॉल्यूशन इज स्टेबल। ये सॉल्यूशन दिखने में कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है? स्टेबल, ओवरऑल एक जैसा रहता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सेटल डाउन नहीं होता है। और सॉल्यूशन इज ट्रांसलूसेंट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा इनकी प्रॉपर्टी बीच में है, तो क्योंकि पार्टिकल ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा, तो थोड़ी बहुत लाइट तो इनसे पास हो जाती है बट कंप्लीटली पास नहीं हो पाती, इसलिए हम इसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ओके, चलिए हम टिंडल इफेक्ट को थोड़ा देख लेते हैं एक नज़र। देखिए हमारे पास 3 तरह के, एक तो सॉल्यूशन है, कोलाइड है और सस्पेंशन है। सॉल्यूशन के केस में आप देख रहे हो कि लाइट एक से दूसरी जगह पास हो रही है, मतलब उसकी जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। ये जितनी ब्राइट यहाँ थी उतनी ही ब्राइट यहाँ पर भी है, बट लाइट यहाँ हमको शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं शो हो रही बीच में? क्योंकि लाइट पूरे तरीके से पास हो चुकी है।
कोलाइड सॉल्यूशन में क्या होता है, इंटरमीडिएट है ना, ये इंटरमीडिएट होता है सस्पेंशन और सॉल्यूशन का। लाइट क्या हो रही है, बीच में थोड़ा शो हो रही है, वो शो इसलिए हो रही है क्योंकि पार्टिकल्स ने उन लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, थोड़ा लाइट एनर्जी को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लिया है, या थोड़ी बहुत स्कैटरिंग शो की होगी, जिसकी वजह से लाइट की ब्राइटनेस अगर यहाँ और यहाँ कंपैरिजन करें तो यहाँ पे लिटिल बिट कम हो जाता है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है। और सस्पेंशन के केस में डिफरेंट वो देखें तो सस्पेंशन में देखिए आप बीच में सॉल्यूशन के बीचों बीच से लाइट जो थी वो बहुत अच्छे से अपीयर, वो जो पार्टिकल्स हो रहे हैं वो लाइट में अपीयर हो रहे हैं, तो यहाँ की जो ब्राइटनेस होगी वो और ज़्यादा कम हो जाएगी क्योंकि लाइट और ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई। यहाँ स्कैटरिंग भी हो सकती है क्योंकि पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं, यहाँ लाइट की मदद से हम पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब देख नहीं सकते, यहाँ हम थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ और अच्छे से देख सकते हैं। तो लाइट बीम हुआ तो नॉट विजिबल क्योंकि बीच में पार्टिकल्स थे ही नहीं, यहाँ विजिबल, यहाँ उनके सॉलिड पार्टिकल्स थोड़े विजिबल होने लगते हैं, यहाँ पे भी विजिबल होने लगते हैं। तो सॉल्यूशन का एग्जांपल हो सकता है वाटर, सिंपल वाटर या वाटर का कोई भी सॉल्यूशन। कोलाइड का सॉल्यूशन मिल्क हो सकता है और इंक भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है हमारी बॉडी का। और सस्पेंशन का जो एग्जांपल है फ्लोर एंड वाटर, किसी भी तरीके का फ्लोर, जैसे आटे को अगर आप पानी में डाल दो, चॉक को अगर पानी में डाल देते हो, या चावल के फ्लोर को, है ना, चावल के पाउडर को अगर आप पानी में डाल देते हो तो फ्लोर एंड वाटर मिक्स करते हो तो वो एक सस्पेंशन का एग्जांपल होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हुए और उनका सेपरेशन पढ़ेंगे कि मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस से। ठीक है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे एंड स्टडी वेल।